लोगों ने बोला कि कॉनरेड सांगमा चाहते हैं कि बांग्लादेशी आके यहाँ पे मेघालय में काम करे, वर्क परमिट दे। तो मेरा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव था वो तो खत्म ही हो गया इन द मीडिया नैरेटिव। Somehow the perception is given that if you are regional then you are anti-national, if you are national you are anti-regional. आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के हर कोने में, ऑलमोस्ट अलग अलग कोनों में, एक वन लैंग्वेज जो एक तरह से यूनिवर्सल टाइप है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आईएलपी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इशू आईएलपी नहीं है, हमारा स्टैंड आईएलपी है, लेकिन हमारा इशू इलीगल इमिग्रेशन है। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर आप दो स्टेट के बीच में आप झगड़ा करेंगे तो आपको दोनों स्टेट बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं 1 इंच नहीं दूंगा। ये हमारा स्टैंड है, हमारा पोजीशन, 1 इंच नहीं दूंगा, परमिट नहीं होगा। हम लोग आपसे परमिट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम लोग एक रूल बना रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है। टुमारो इफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन कैन बिकम वन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जोन वेयर देयर इज इंटर ट्रेड बिटवीन अस। आज हम दिल्ली जाते हैं बात करने के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज के बारे में, लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे लोगों को भी शायद उस इश्यूज के बारे में जितना मालूम होना चाहिए मालूम नहीं है, और हम जाके कुछ स्टैंड लेते हैं और रियलाइज करते कि अरे हमारी तो गलती हो गई, ये तो ऐसा नहीं था। तो हमारी ये एक सोच है कि हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे हम लोग इन इश्यूज को डिलिबरेट कर सके, एक दूसरे से हम लोग आइडियाज ले सके, और हां अगर हो सके तो इसमें हम लोग सोल्यूशन भी निकालें। रीजनलिज्म और नेशनलिज्म, बहुत बार ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। Somehow the perception is given that if you are regional then you are anti-national, if you are national you are anti-regional. This is another thing, misconception, that we want to slowly not fade away but slowly reduce the confusion out here. National होना, nationalism अंदर में होना, एक भारतीय के नाते क्या सोचना, ये एक इश्यू है। और हमारे जो अपने स्टेट के लेवल पर, रीजनल लेवल पर हमारे क्या इश्यूज हैं, वो एक अलग इशू। और मेरे ख्याल से मेरा सोच यही है कि जब हम लोग इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये दो इश्यूज एक साथ चल सकते हैं। कभी कभी लगता है, कभी कभी, इसमें कुछ आप लोग गलत मत सोचिए, कभी कभी लगता है कि लोगों को जब वो नेशनल स्टैंड लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपने लोगों के खिलाफ हैं। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम सब अपनी कल्चर, हम अपने लोगों से, हम अपना लैंग्वेज या अपने कोई भी हमारा कल्चरल एस्पेक्ट हो, हमें उससे प्यार है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चों से पूछेंगे, कोई जो शायद गुवाहाटी में पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ते हो, तो बच्चे लोग आजकल स्पेनिश सीखना चाहते हैं, इटालियन सीखना चाहते हैं, चाइनीज सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। तो जैसे कौशिक जी ने भी बोला कि अगर हम लोग हिंदी भी सीख ले उसके साथ साथ, उसमें कोई गलत फैमिली नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के हर कोने में, ऑलमोस्ट अलग अलग कोनों में, एक वन लैंग्वेज जो एक तरह से यूनिवर्सल टाइप है। और इसलिए अगर हमने हमारे बच्चे अगर इटालियन सीख सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं, तो हिंदी क्यों नहीं? तो मेरा भी ये मानना है कि कहीं कहीं कभी कभी हम लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम लोग ने हिंदी गाना सुनना शुरू किया तो हम हमारे लोगों के खिलाफ हैं। ऐसे चीजों को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जब हम किसी भी इश्यू को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं, किसी भी इश्यू, ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग हरदम अपना पोजीशन देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आईएलपी का इश्यू आया तो हम लोग बोलते हैं या तो आईएलपी दो या मत दो, ये हमारा पोजीशन है, हमारा स्टैंड है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आईएलपी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इश्यू आईएलपी नहीं है, हमारा स्टैंड आईएलपी है, लेकिन हमारा इशू इलीगल इमिग्रेशन है। यह चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको एक और एग्जांपल बताता हूं आपको।
बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर आप दो स्टेट के बीच में आप झगड़ा करेंगे तो आपको दोनों स्टेट बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं 1 इंच नहीं दूंगा। ये हमारा स्टैंड है, हमारा पोजीशन, 1 इंच नहीं दूंगा। आप सब लोगों को साथ लेके आइए, और ये साथ मेघालय के साथ हो रहा है भाई। तो भाई आप सबको साथ लेके आएंगे, आसाम के लोगों को, मेघालय के लोगों को आप वहां पे बिठाएंगे। उन लोगों से आप पूछेंगे भाई लोगों यहां पे 7 गांव हैं, दोनों बोल रहे हैं 1 इंच नहीं दूंगा, दोनों बोल रहे हैं। ये अपना स्टैंड, अपना पोजीशन है। इशू क्या है? इशू डिस्प्यूट है। अगर आप उनसे पूछेंगे भैया, आसाम वाले को पूछेंगे आप बताइए ये 3 गांव कहां पे है, तो आसाम वाले बोलेंगे ये 3 गांव ये तो मेघालय है। मेघालय से पूछेंगे ये 3 गांव कहां है, वो बोलेंगे हाँ ये मेघालय है। फिर वो 7 गांव में से 4 गांव जो बाकी है, आप मेघालय से पूछिए वो कहां है, वो तो आसाम में है। और आसाम से पूछेंगे ये गांव कहां है, वो भी बोलेंगे हाँ ये तो आसाम है। तो झगड़ा कहां है भाई? आसाम भी बोल रहा है, मेघालय भी बोल रहा है कि वो 4 गांव में आसाम में है, मेघालय भी बोल रहा है, आसाम भी बोल रहा है कि ये 3 गांव मेघालय में है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, जब हम अपना स्टैंड, एक पोजीशन कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, ये स्टैंड से हम लोग हटकर एक बार हम इशू को देखें कि इशू क्या है। इज देयर अ वे टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन जहां पे हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। जब आप 2-3 चीज बातें करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर समय हम लोग अपना एक पोजीशन लेके उस पोजीशन से हम लोग नहीं हटेंगे करके हम लोग बात शुरू करते हैं, और तभी हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज में नहीं पहुंच पाते। कभी कभी उस पोजीशन की वजह से हम अपना इशू भूल जाते हैं। हमारा एक लॉ हमने बनाया था, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एक्ट, MRSSA, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट, MRSSA। ये दोनों लॉज ऐसे लॉ हैं जो पोजीशन है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन को कम करना। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, there is no right solution to illegal immigration. Let me be very clear. And I can also tell you that there will be no solution that everybody will agree to. But the question is, we should move forward and do something and find a way forward. और उस मोशन में, मूवमेंट में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे बिल्कुल गलत, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया। That is the nature of decision making, that's the nature of policy making, and that's the reason why politicians' biggest job is to take a decision and stand by it. A leader's job is that. तो therefore आज हमारे यहां पे ILP और MRSS का है। ILP क्या है? ILP कहता है कि भाई बिना परमिट के आप उस स्टेट पे नहीं घुस सकते, आपको परमिट लेना पड़ेगा। MRSS से हमने रूल बनाया क्योंकि दिल्ली बोलता है कि नहीं, ILP अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ पे 6 शेड्यूल है, आप एक ट्रांजिट स्टेट हो, बहुत सारे इश्यूज है, पब्लिक को दिक्कत होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अगर आप हमको ILP नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अपना MRSS से रूल निकालेंगे जिसमें परमिट नहीं होगा। हम लोग आपसे परमिट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम लोग एक रूल बना रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको लाइन पे खड़े होके नहीं, आप मोबाइल में प्लेन में बैठते बैठते या प्लेन से उतरते उतरते 4 स्टेप है। अपना नाम, आप कहां रहने वाले हैं, अपनी ID स्कैन करके हमारे सेंट्रलाइज सर्वर में आप अपलोड कर दीजिए, आपको QR कोड मिल जाएगा। वो QR कोड को या तो आप होटल में स्कैन करेंगे तो आपका होटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस QR कोड को आप कहीं पे भी, जो अगर पुलिस वाला भी स्कैन करेगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये चीज हर स्टेट में होता है। आप बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जब होटल जाएंगे तो आपको ID मांगेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो रजिस्ट्रेशन जो आप बॉम्बे, दिल्ली एयरपोर्ट में, होटल में करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन मैं आपको ऑनलाइन करके दे रहा हूं एडवांस में। तो ये है MRSSA, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एक्ट, एन ऑल्टरनेटिव टू ILP, or rather I should say another solution to be able to not only gather information about the people who are entering so that we are able to monitor, but also a mechanism through which we can see the people who are coming in and provide the necessary safety and security for them also in case they, for example, कोई अगर वहां पे था स्टेट में, वो कहां रह रहा है, किधर में, किस होटल में चेक इन किया है, ये इंफॉर्मेशन शायद होटल के पास होगा,
लेकिन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन इंटेल में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग अपने पोजीशन में बैठे रहे कि आईएलपी ही चाहिए, कि हम लोग बोले कि भाई नहीं वर्क परमिट सिस्टम ही चाहिए, तो हम लोग वो इश्यू को हम लोग भूल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरे सब दोस्तों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हमें इस पोजीशन माइंडेड माइंडसेट से निकलना होगा और हमें इश्यू बेस्ड पोजीशन या अपना स्टैंड लेना होगा, तभी जाके हम लोग सोल्यूशन पे आ सकेंगे। मेघालय में हो रहा है कि हम लोगों ने 2 डिस्प्यूट एरियाज हमारे डिस्कशन करने से पहले ही चीफ मिनिस्टर आसाम और मुझे मालूम है कि 2 या 3 ऐसे जगहें हैं जहां पे हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आसाम भी एग्री कर रहा है कि वो जो जगह गांव है ये मेघालय में है, मेघालय एग्री कर रहा है कि वो बाकी गांव आसाम में है, कोई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन क्योंकि एक पोजीशन लिया था बिगिनिंग में कि डिस्प्यूट है, उसकी वजह से हम लोग इस सोल्यूशन में पहुंच ही नहीं पाए। जिस दिन हम लोगों ने पेपर खोला, पेजेस देखे, जिस दिन हम लोगों ने पब्लिक से बात की, मालूम पड़ा कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद असम और अरुणाचल के केस में भी अगर हम लोग डिटेल में जाए, कहीं कहीं देखें, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, हो सकता है कि शायद हम लोग 20 से 30% सिचुएशन को हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये एक इश्यू है जहां पे हम लोग धीरे धीरे जाकर हम लोग रेजोल्यूशन में हम लोग आ सकते हैं। भले ही हमारे यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स हो, भले ही हमारे यहाँ पे इश्यूज हो जो हम लोग बहुत सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे इश्यूज हैं, ज्यादातर 100% नहीं, कम से कम 50% जो हमारे इश्यूज हैं वो इकोनॉमिक रिलेटेड है। जो कौशिक साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक जो है सिचुएशन हमारे यहाँ पे, हमारे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और हो सकता है कि हाँ ठीक है उनका एक बहुत टफ लाइफस्टाइल रहा है, तो बिल्कुल क्योंकि वो लोग का टफ लाइफस्टाइल है तो ये होता है, नॉर्मली हर सोसाइटी में होता है। अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में एक्चुअली मेरे कम्युनिटी, गारो कम्युनिटी से कम 1 लाख लोग रहते हैं बांग्लादेश में। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? 1 लाख गारोज, ट्राइबल्स जो बांग्लादेश में रहते हैं पार्टीशन के बाद। आपको यह जानकर हैरानियत होगी कि मैक्सिमम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स जो हैं, इंक्लूडिंग एक ऑफिसर, लेडी ऑफिसर जिसने बांग्लादेश सिविल सर्विस टॉप किया, वो गारो लेडी है। और ये इसलिए है क्योंकि गारोस हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, उनको एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना पड़ता है। और जब एक कम्युनिटी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्रेशर में रहता है, तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग इन अ मच मोर एग्रेसिव मैनर। यू आर अ सर्वाइवर देन, सर्वाइवर, एंड द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कम्स इन। सो सिमिलरली, maybe somebody coming from outside has more survival instinct. We know that we are blessed with this beautiful land and beautiful people and beautiful soil. तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई है, तो जितना करना होता है करते हैं। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम लकी हैं, भगवान ने हमें ब्लेस किया है। लेकिन बाहर जाएंगे अब बांग्लादेश में, तो हमारे जो गारो, बहुत सारे और ट्राइब्स हैं, मैं गारो ट्राइब के बारे में बात कर रहा हूं, कि उन्हें वहां पे सर्वाइव करना है, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा काम करते हैं। क्या हम ऐसा सिस्टम निकाल सकते हैं ताकि आप भी काम करो, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि आप वोट करें, लेकिन उन्हें मालूम है कि वोट करेंगे, वोट लाएंगे, तभी उनका भी आइडेंटिटी आएगा, नहीं तो कोई उनसे पूछेगा ही नहीं। तो एक सिस्टम निकाले जहां पे हम लोग उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले लें, उन्हें भी काम मिल जाए, हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और हम लोग हमारी आइडेंटिटी भी न घुमाएं, और हमारा वोटिंग डेमोक्रेटिक पैटर्न भी सेम रहे। लोगों ने बोला कि कॉनरेड सांगमा चाहते हैं कि बांग्लादेशी आके यहाँ पे मेघालय में काम करे, वर्क परमिट दे। तो मेरा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव था वो तो खत्म ही हो गया इन द मीडिया नैरेटिव। आई जस्ट वांट टू से कि इकोनॉमिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टुमारो इफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन कैन बिकम वन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जोन where there is inter-trade between us. मैं तो लोगों से बोलता हूं, मैंने एक बार पीएम साहब से कहा, मैंने कहा कि सर जो हमारे बीच में जो ट्रेड है, नागालैंड और मणिपुर के बीच में, मणिपुर और मेघालय के बीच में, मेघालय और अरुणाचल के बीच में, इस ट्रेड को हम लोग, इंटर स्टेट ट्रेड को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और चीजें हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के बाहर से आते हैं,
तो क्यों ना हम अपने स्टेट में ही एक पॉलिसी निकाले कि भाई चलो मेघालय में आप पोर्क में आप जाइए, पिगरी मिशन को आप ठीक से कीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप सप्लाई कीजिए। आसाम के पास बहुत सारा जगह है जहां पे आप फिश और अपना एक्वाकल्चर कर सकते हैं, आप यहां पे कीजिए एक्वाकल्चर। क्योंकि मेघालय को आपको हैरानियत होगी, मेघालय में हम लोग 33,000 मेट्रिक टन ऑफ फिश खाते हैं हम लोग, हाईएस्ट। हालांकि पोर्क कुछ 15,000 मेट्रिक टन है, फिश 33,000 मेट्रिक टन फिश, और इसमें से 70% नॉर्थ ईस्ट के बाहर से आता है। कहने का मतलब यह है कि आगे चलते चलते हमें एक नॉर्थ ईस्ट का, जो किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने, अल्टीमेटली हमें एक इकोनॉमिक एजेंडा निकालना है। पॉलिटिक्स हमारे एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग स्टेट के लिए और पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जुड़ना, डाइवर्स एरिया से आइडिया लेना, ये बहुत जरूरी है। सोल्यूशन निकलेगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन वन डे, प्लीज रिमेंबर दैट। यू नो, डिस्कशंस नीड टू बी डन। समटाइम्स वी नीड टू डिस्कस फॉर डेज एंड डेज, years and years। आज बॉर्डर इश्यू को, मेघालय और असम के बीच में बॉर्डर इश्यू 50 साल से चल रहा है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में बातचीत शुरू की। उस समय जो असम के सीएम अभी है वो नहीं थे, लेकिन 2 साल पहले से ही हम लोग बैठ के बात कर रहे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और आज हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए कि शायद कुछ सोल्यूशन निकले। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.